हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाउंडेशन बैच के एक नए लेक्चर में। आज की लेक्चर में हम गति यानी मोशन चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो को देखने वाले हैं। तो यदि आपने पीछे की लेक्चर नहीं देखी हैं तो जाकर के आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करेंगे, वहाँ पर पूरी आपको प्लेलिस्ट अपडेटेड मिल जाएंगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो PCS, SSC, रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए एक बेहतर आपको लेक्चर डिजाइन करा गया है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम आपके गति के थर्ड पार्ट को। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गति के नियम पढ़ रहे थे और वहाँ पर हम लोगों ने करीब 2 नियम को कंप्लीट कर लिया था। गति के 2 नियम को हमने वहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। आइए अब उसके आगे चलते हैं। चलिए, लास्ट में हमने जब सेकेंड लॉ पढ़ा था तो सेकेंड लॉ में हमने आपको बताया था, गति के जो सेकेंड लॉ हम लोगों ने पढ़ा है उस लॉ में हमने बताया था आपको कि ये सेकेंड लॉ बल के जो फार्मूला देती है, और उसमें बताया था बल का फार्मूला क्या देती है, तो F बराबर ma, F बराबर ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आइए अब उसी के बाद से आप नोट डाउन करना कंप्लीट करिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं बल के SI मात्रक के बारे में। तो अगर बल का SI मात्रक की बात करते हैं तो अगर आप देखिए मीटर ma मास, तो मास का द्रव्यमान क्या होता है kg, और एक्सीलरेशन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी यूनिट हो जाएंगी किसकी, बल की। तो के बल का SI यूनिट क्या होती है, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसका मात्रक न्यूटन भी होता है। क्या होता है, न्यूटन भी होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि आपकी फोर्स का यूनिट क्या होती है, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है या फिर न्यूटन होती है। अच्छा, न्यूटन का मतलब क्या होता है, यदि आप देखेंगे अगर हम द्रव्यमान को 1 kg ले और त्वरण को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले तो हमारा फोर्स कितना, 1 न्यूटन आएगा। तो 1 न्यूटन होता क्या है, 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर किसी 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से उत्पन्न करता है, तो उसी को हम 1 न्यूटन कहते हैं। तो बल का SI मात्रक हमने क्या पढ़ा, न्यूटन। इसके बाद kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने पढ़ा। आई होप आपको फोर्स का यूनिट समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी बल की कड़ी में हम लोग एक टॉपिक और भार को भी समझ लेते हैं, देन हम तीसरे और जो क्या बोलते हैं गति के नियम है उस पर बढ़ेंगे। तो भार होता क्या है, भार क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को ही उस वस्तु का भार कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई वस्तु ऐसे गिर रही है तो उस नीचे आपकी जो धरती है वो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे और उसको खींचेंगे। जिस तरीके से वो खींचती है, जितना बल वो लगाती है, उसी को हम भार कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो यदि भार और किलोग्राम के बीच संबंध देखें तो यदि द्रव्यमान m बराबर 1 kg हो तो जो भार होगा 1 किलोग्राम हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो यदि g गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8, ये ध्यान में रखिएगा। अब भार की जो फॉर्मूला होती है W बराबर m इंटू जी होता है। जी का मान कितना होता है, तो जी का मान याद रखेंगे आप 9 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये बस आप चीज़ें ध्यान में रखिए। और भार का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क बराबर भार बराबर वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान रहेगा। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसी में समझ लेते हैं एक संवेग के बारे में, फिर हम थर्ड लॉ पर चलेंगे। तो संवेग क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग को P से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये कहता है किसी भी वस्तु के मास और उसके द्वारा लगाई गई वेलोसिटी के गुणनफल को ही हम संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, ध्यान में रखिएगा कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। और इसका SI यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो m का मतलब kg हो जाएगा, kg, और v का मतलब मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड इसका आपकी यूनिट होती है। तो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा लगाए गए
द्रव्यमान और वेलोसिटी के गुणनफल को ही हम संवेग बोलते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने गति के तीसरे नियम की तरफ, सुनते रहिए। चलिए, तृतीय नियम, गति का तीसरा नियम क्या कहता है? ये कहता है क्या कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। होता क्या, आपने कभी देखा होगा कि दो लड़की जैसे खेल खेलती है ऐसे करके, एक लड़की इधर से अपने दोनों हाथों से, एक लड़की इधर से अपने दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे खेलती है लोग। तो होता क्या है ये कि वो आपस में एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। तो इसी प्रकार से अगर कोई फोर्स लगे तो उसको गति का तीसरा नियम कहते हैं। क्या कहता है कि जितना आप क्रिया करते हैं उतना ही प्रतिक्रिया आपके ऊपर होता है। ये गति का तीसरा नियम हमको डिफाइन करता है। अर्थात दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितनी बल से दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल उस वस्तु पर लगाती है। यानी जितना अगर ये लड़की इस पर बल लगा रही है उतना ही ये लड़की इसके ऊपर बल लगा रही है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत में है। किसी एक बल को क्रिया कहते हैं और दूसरे बल को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया। इसी कारण इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तृतीय नियम क्या कहता है कि जितनी भी आप किसी वस्तु पर क्रिया करिएगा उतना ही वो प्रतिक्रिया भी होगा। समझ आया? आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इस तृतीय नियम के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो पहला उदाहरण है बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। गोली तेजी से आगे पड़ती है तो क्रिया लगता है, जिसके बदले बंदूक पीछे की ओर लगता है, इसे प्रतिक्रिया कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब वो कोई बड़ा वाला गन चलाता है तो उसको अपने कंधे से लगा करके रखता है। क्यों? ताकि जैसे ही उसमें से गोली निकलती है तो पीछे की तरफ एकदम खतरनाक प्रतिक्रिया लगता है, और यदि वो ठीक से नहीं पकड़ा रहेगा तो शायद उसके हाथ भी तोड़ सकता है, इतनी खतरनाक बल लगती है। तो यह भी एक आपकी गति के तीसरे नियम का उदाहरण हो सकता है। दूसरा उदाहरण है हमारा नाव के किनारे से जमीन पर कूदने से नाव के पीछे हटना। यानी नाव पर आप खड़े हैं, आप जमीन की साइड आ गए, अब आप नाव पर से कूदकर जमीन पर चढ़िएगा तो नाव पीछे हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर बल लगाया, जैसे बल आपने लगाया क्रिया किया वैसे ही प्रतिक्रिया भी हुआ। तो यह भी एक उदाहरण है। इसके बाद नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना, यानी बांस द्वारा जमीन पर बल लगाया जाता है, तो ये क्रिया है और प्रतिक्रिया के रूप में नाव को आगे बढ़ती है, ये आपकी प्रतिक्रिया है। और उदाहरण को हम देख लेते हैं। तो जैसे और उदाहरण है कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। यानी रस्सी खींचते समय लगाया गया बल एकाएक समाप्त हो जाता है, जिससे विपरीत प्रतिक्रिया बल कारण संतुलन खो जाता है और व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। किसी भी चीज़ को आप यदि खींच रहे हैं, मान लीजिए अगर वो टूट जाए तो प्रतिक्रिया उस पर लग जाएगा और आप अचानक से उसी झटके उसी बल के साथ आप गिर जाइएगा। तो यह भी तृतीय गति नियम का उदाहरण है। पाँचवें नंबर उदाहरण की बात करते हैं तो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। कूदने पर पैर जमीन पर लगता है और पृथ्वी समान मात्रा में ही प्रतिक्रिया बल पैरों पर लगाती है, जिससे गंभीर चोट लगता है। अब यदि आप बालू वाले सरफेस पर कूदेंगे तो नहीं को लगा पाएगी उतनी बल, इस वजह से वहाँ चोट कम लगता है। फिर छठा उदाहरण है रॉकेट का आगे बढ़ना। आपने देखा होगा कि अगर रॉकेट आगे बढ़ती है तो उसमें से पीछे की तरफ से गर्म गैसें काफ़ी तीव्र गति से निकलती है, जलती हुई आग। तो क्या क्रिया कर रही है वो, तो उसमें प्रतिक्रिया भी हो रहा है, तब तो वो काम कर रही है। तो ये कुछ उदाहरण है आपके गति के तीसरे नियम की। तो आई होप आपको तीसरा नियम समझ में आ गया। आइए अब चलते हैं कुछ और टॉपिक की तरफ। तो अब हम समझते हैं आपकी संवेग संरक्षण के नियम। तो हेडिंग लगा लीजिए संवेग संरक्षण का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आइए समझते हैं इसको। संवेग संरक्षण का नियम हमको कहता क्या है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम के साथ न्यूटन के तृतीय गति नियम को यदि संयोज कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण परिणाम हमको निकल कर देखने को मिलती है। यदि दूसरे नियम को और तीसरे नियम को आपकी मर्ज कर दे तो
तो इसी को संवेग संरक्षण कहते हैं। अर्थात एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। अर्थात यदि मतलब ये बोल रहा है कि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई यदि बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उसका कुल संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। जब बाहर से आप बल ही नहीं लगा रहे हैं तो कहाँ से वो उसमें किसी प्रकार की संवेग उत्पन्न होगी, तो वो नियत रहेगी संवेग। तो ये आपकी फॉर्मूला है। एफ जो है वो बाहरी की अगर लगाते हैं तो बल आपकी जीरो होती है और इसी को जीरो को ही हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो ये संवेग संरक्षण के नियम ये बताता है हमको, ठीक। अब इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण है पृथ्वी एवं गिरती हुई वस्तु। एक बार जरा आप इस इमेज पर ध्यान दे दीजिएगा, बढ़िया से एक बार इसको देख लीजिए। अब जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका वेग बढ़ता जाता है, जिससे उसका संवेग भी बढ़ता जाता है। ठीक उसी समय वस्तु पृथ्वी को ऊपर की ओर खींचती है, जिससे पृथ्वी का ऊपर की ओर संवेग दर उसी दर से बढ़ता है। मतलब कि जब कोई वस्तु को आप पृथ्वी पर से नीचे गिराते हैं तो उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिससे अब वेग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है संवेग, यानी फॉर्मूला क्या होता है संवेग का, P बराबर mv। यदि v को आप बढ़ाते हैं तो P तो स्वतः बढ़ेगी। लेकिन अगर उसी समय पृथ्वी को ऊपर की तरफ खींचा जाए तो क्या हो जाएगी, उसी दर से उसका संवेग बढ़ जाएगा। यानी अगर इसका कुल संरक्षण देखें तो पृथ्वी प्लस वस्तु का संपूर्ण निकाय ये संरक्षित रहता है। ये क्या रहता है, संरक्षित रहता है। जितनी वो गिर रही है उतनी ही ऊपर चल जा रही है। तो इस प्रकार आपकी कुल संवेग नियत हो जाएंगी, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको और एक बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस इमेज को देखिए। एक गेंद है यहाँ पर A और एक गेंद है यहाँ पे B। दोनों आपस में टक्कर खा रही है। अब जब टक्कर खा रही है तो दोनों रुक जाएंगी। अब रुक जाएंगी तो बताइए V कितना हो जाएगा, क्या जीरो होगा? यदि जीरो होगा तो इसका आपकी मोमेंटम कितनी हो जाएगी, संवेग कितनी हो जाएगी, mv फॉर्मूला होती है। तो P बराबर जीरो। क्या ये कांस्टेंट आ गया? मतलब कि यदि जब बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टक्कर मारती है तो गेंदें अचानक से रुक जाती है। यहाँ निकाय का कुल संवेग टक्कर के पूर्व शून्य होता है, लेकिन टक्कर के बाद पुनः स्थिर होने के कारण संवेग फिर से शून्य हो जाता है। अर्थात इससे नियत क्या निष्कर्ष निकलता है, तो कि संवेग यहाँ पर नियत या फिर संरक्षित रहती है। अभी भी ये गोला, ये दोनों गेंदें अभी एक दूसरे अभी रुकी हुई है तभी नियत। यहाँ पर भी कोई नहीं लग रहा था, भी कितना होगा, जीरो। और तो टक्कर के पहले भी यहाँ पर संवेग आपकी जीरो थी और टक्कर जब हो गई तब भी संवेग जीरो रहा। यानी यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम पालन कर रही है। क्या समझ में आया? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दूसरा आपका है बंदूक एवं गोली का संवेग। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो अत्यधिक वेग से आगे बढ़ती है, जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न होता है और इसके विरुद्ध गोली भी बंदूक को प्रतिक्रिया बल कारण पीछे धकेलती है, जिससे पीछे की ओर भी संवेग होता है। अगर आप इस बंदूक पर देखेंगे तो यहाँ से मान लीजिए गोली निकल रही है तो इसका वेग बढ़ जाएगा, तो संवेग यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी, पीछे भी तो कुछ संवेग उत्पन्न होगी। यानी दोनों तरफ संवेग उत्पन्न हो जा रही है। तो अगर कुल संवेग की बात करते हैं तो उस कुल संवेग आपकी हो जाएगी, अगर गोली के इधर की तरफ देखते हैं तो m प्लस v बराबर माइनस m इंटू v हो जाएगी। मतलब इसको और बढ़िया समझिएगा, चूँकि बंदूक का द्रव्यमान गोली से बहुत अधिक होता है, अतः बंदूक पीछे हटने की प्रक्रिया में वेग गोली के अत्यधिक वेग से बहुत कम होता है। बंदूक चलाने वाले उसे कंधे में सटा कर या दबा कर रखता है ताकि बंदूक एवं उसका शरीर मिलकर एक संघाती बन जाए और इसके प्रभावित द्रव्यमान बढ़ जाने के कारण शरीर पर कोई झटका नहीं लगे। यदि दो समान गोलियां भारी और हल्की बंदूक से दागी जाए तो हल्की बंदूक अधिक तीव्र वेग से हटेगी, जिससे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। यानी यह भी, यानी टक्कर के बाद मतलब जो गोली निकल गया उसका संवेग
और पीछे की तरफ लगा संवेग, ये दोनों सेम होता है। और जब सेम होगा तो ये भी एक कांस्टेंट रूल फॉलो कर रही है, तो यहाँ पर भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत कार्य कर रहा है। इसके बाद अब आपकी लास्ट आती है रॉकेट प्रणोदन। रॉकेट की उड़ान संवेग संरक्षण में न्यूटन के तीसरे गति नियम का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। ईंधन के दहन से उत्पन्न तीव्र गैसें बाहर निकलती है, जिसकी प्रतिक्रिया रॉकेट को आगे धकेलती है। यह एक विशेष उदाहरण है जिसमें प्रणाली द्रव्यमान लगातार घटता रहता है, क्योंकि रॉकेट उत्सर्जित ईंधन गैसें से बाहर निकलती रहती है। यानी जो ये निकल रही है तो इसमें से भी गैसें बाहर निकल रही हैं। अब ये आगे की तरफ रॉकेट बढ़ रही है और गैसें पीछे की तरफ बढ़ रही हैं, तो दोनों का संवेग इक्वल हो जाएगा, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यह भी रॉकेट प्रणोदन, यह भी संवेग संरक्षण का एक उदाहरण है। तो बस यहीं तक आप इसको नोट करिए, अच्छे से समझिए, वीडियो को एक बार और चलाइए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।